बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो आप अभी केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल करें, जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर योजना पर एनडीए के अंदर ही दोबारा विचार करने की मांग तेजी से उठ रही है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पूर्ण विचार की इच्छा जताई है। जहां दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस योजना पर मोदी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। अगर ये योजना अपने लक्ष्य और फिर उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो फिर आगे भी जारी रखे, नहीं तो इसे खत्म करने पर सरकार विचार करे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जेडीयू के केसी त्यागी ने एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। इससे जनता में असंतोष देखा जा रहा है। जहां इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने भी समीक्षा की बात कह दी है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि अग्निवीर योजना का कितना लाभ हुआ है। एनडीए हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपस में हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं। अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया है तो फिर उस पर विमर्श जरूरी है। दोस्तों राजनीति में अक्सर पोस्टर वार देखने को मिलता है। लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद रिजल्ट भी आ गया है और एक बार फिर से बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। ऐसे ही राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया है। यह पोस्टर पर सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। यह साथ में एक बाघ यानी कि टाइगर की भी तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि टाइगर जिंदा है। आपको बता दूं कि यह पोस्टर पटना के कोतवाली थाने के पास लगा है। जब पोस्टर पर लगाने वालों का नाम सोना सिंह लिखा गया है। यह सवाल उठ रहा है कि इस पोस्टर को लगाकर के किसे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नीतीश कुमार एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में है। जब बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों को इस बार के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें आई है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के खत्म होने और आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद एक बार फिर से बिहार में जॉब की बहार आ गई है। जब बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग 15,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा। ये जानकारी विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने बताया है कि ये नियुक्तियां विभिन्न पदों पर होगी। जब मंत्री केदार गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसमें 4,351 अस्थायी पदों पर जबकि संविदा पर 11,259 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग की तरफ से कुल 15,610 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अस्थायी पदों पर होने वाली नियुक्तियों में पंचायत राज पदाधिकारी के पद के लिए 112, अंकेक्षक के पद के लिए 28, पंचायत सचिव के पद पर 3525, निम्न वर्गीय लिपिक के 505 और भी कई सारी पद पर बहाली होगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में बिहार की 15 ऐसी सीटें रही है जहां पर 50% से ज्यादा वोट लेकर के एनडीए प्रत्याशी जीते हैं। इसमें सबसे अधिक भाजपा के 8 प्रत्याशी रहे हैं। यह 4 लोजपा रामविलास, 2 जदयू और 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी रहे हैं। आईएनडीआई के घटक दल राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल के सभी प्रत्याशियों को 50% से भी कम मत मिले हैं। जब बिहार में सबसे अधिक मत प्रतिशत से जीतने वाले मुजफ्फरपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी रहे, जब उन्हें 55.71% वोट मिले। इसके बाद दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को 55.33% वोट मिले। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को 54.7% वोट मिले। मधुबनी से अशोक यादव को 53.85%। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को 53.43%। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 52.22% और बेगूसराय से गिरिराज सिंह को 50.15% और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को 50.5% वोट मिले हैं। दोस्तों पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं दिया है। ये इसलिए क्योंकि उसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उसके नाम पर 65 से 70 सीट कम आए। 400 पर की बात तो फिर छोड़िए, बहुमत भी नहीं मिला है। जब वो अपनी सरकार भी नहीं बना पाए। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गांधी विचारधारा के लोग हैं। जब वहीं पर उन्होंने कहा कि 2024 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा में जो सीटें मिली है, अगर विधानसभा का चुनाव 2024 में होगा तो फिर परिणाम उनके अनुरूप आएगा। वहीं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के संदर्भ में कहा कि जब उनको लगेगा कि साउथ में मोदी का असर गलत हो रहा है तो फिर नायडू भी भागेंगे। जब पप्पू यादव ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री है, आप नीतिगत बात और फिर रोजगार पर बात करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ आप गरीबों की बात करें, गरीबी खत्म होने की बात करिए। हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दीजिए।
दीजिए। वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद और फिर अपेक्षा रखता हूं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से कि एनडीए की सरकार में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी। दोस्तों, कांग्रेस के सांसदों की संख्या अब 101 हो जाएगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में 99 जीते थे, लेकिन अब 2 उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि 99 और 2 101 हो जाएगी। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव परिणाम में भले ही कांग्रेस ने 99 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की हो, लेकिन अब उसके सांसदों की कुल संख्या बढ़कर के 101 हो जाएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद अब ये बड़ा बदलाव होना तय माना जा रहा है। इसके पीछे कारण भी बेहद खास है। जब कांग्रेस ने चुनाव के पहले जिन नेताओं को नकारा या फिर उनके पक्ष में मजबूती से नहीं खड़ी हुई, वही नेता अब कांग्रेस को बड़ा लाभ देने की स्थिति में है। यानी कि भले ही कांग्रेस में रह करके उन नेताओं को मजबूती नहीं मिली हो, लेकिन अब वे कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इससे सांसदों की संख्या भी बढ़कर के 101 हो जाएगी। जब बिहार के पूर्णिया से सांसद चुने गए पप्पू यादव ने पहले ही कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था जताई थी, तो फिर महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय जीते विशाल दादा पाटिल भी चुनाव बीते ही वापसी का संकेत दे दिए हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर लिया था और दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बावजूद भी बिहार में पूर्णिया सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इससे पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और जीत हासिल की। अब पप्पू यादव को वापस कांग्रेस में लाने की बातें की जा रही है। इसी तरीके से सांगली से निर्दलीय जीते विशाल दादा पाटिल को कांग्रेस अब अपने पाले में लाने को तैयार है। इसके लिए कुछ नेताओं के दोनों से संपर्क करने की खबर है। ऐसा होते ही कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या 99 से बढ़कर के 101 हो जाएगी। दोस्तों, दिल्ली में आज संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई है। जहां इस बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। जहां वहीं पर अब 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। जहां वहीं पर एनडीए के सभी जीते हुए सांसद और फिर नेता बैठक में शामिल हुए। जहां इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से चुनाव जीत करके सांसद पहुंची कंगना रनौत संसदीय दल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए संसद परिसर पहुंची थी। तो फिर उनकी मुलाकात अपने पुराने को स्टार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से हुई। संसद परिसर में दोनों ने गले लगा करके एक दूसरे का स्वागत किया। संसद में जब दोनों मिले तो फिर पहले चिराग पासवान ने कंगना रनौत को देखा और फिर रोका। जब दोनों पास आकर के पहले गले मिले और फिर साथ में खड़े होकर के फोटोज भी खिंचवाई। कंगना रनौत और चिराग पासवान साथ में कुछ देर तक बात भी कर रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि बात कुछ मजेदार है, जब दोनों हंसने लगे। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान और कंगना रनौत ने 2011 में रिलीज हुई फिल्म मिले ना मिले हम में साथ काम किया था। इस फिल्म में चिराग पासवान ने जहाँ टेनिस प्लेयर का किरदार निभाया था, वही कंगना रनौत सुपर मॉडल के रोल में थी। जब फिल्म में दोनों का रोमांटिक एंगल भी देखने को मिला था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरू से ही ये दोस्ती अब राजनीति के गलियारों में भी दिख रही है। कम ही लोग जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर 2011 की फिल्म मिले ना मिले हम में कंगना रनौत के साथ काम करके शुरू किया था। वो एक टेनिस खिलाड़ी का किरदार निभा रहे थे, जिसे एक सुपर मॉडल से प्यार हो जाता है। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने कब्रगाह मोहल्ले में स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा दूसरी बार तोड़ दी है, जिसके बाद लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं पर लोगों ने आरोपियों को पहचान करके गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जब पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के कब्रगाह मोहल्ले की है, जहाँ पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। जहां आक्रोशित लोगों ने उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। जब घटना की सूचना मिलते ही ईस्ट कॉलोनी एसएचओ सुरेंद्र कुमार मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। इधर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर 48 घंटे तक मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में जल संकट का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। जब भीषण गर्मी के इस मौसम में कई जिलों में जल संकट देखने को मिल रहा है, वहीं पर अब एक आकलन ने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है, जिसमें खास करके दक्षिण बिहार को लेकर की बड़ी चेतावनी दी गई है। जब विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवेज सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में बताया गया है कि पटना सहित प्रदेश में यानी कि बिहार में कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट तेजी से हो रही है। इसका सीधा असर पेयजल से लेकर के सिंचाई तक को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में साल 2030 तक दक्षिण जिलों को 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जहां आकलन में यह भी कहा गया है कि न सिर्फ दक्षिण बिहार बल्कि उत्तर बिहार में भी तेजी से जल संकट निकायों को भिन्न किस्म की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। नदियों के जाल से घिरे बिहार में हर साल जहां बाढ़ की विभीषिका बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती है, वहीं अब जल संकट को लेकर के चेतावनी ने एक अन्य खतरे का संदेश दे दिया है। हालिया रिसर्चों के अनुसार बिहार में 2030 तक जल संकट की संभावना है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सह महावीर कैंसर संस्थान
संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के शोध प्रमुख डॉक्टर अशोक घोष ने इसे लेकर के आकलन पेश करते हुए गंभीर चिंता जताई है। साथ ही जल संकट को लेकर के तमाम तरह के प्रयास पर जोर देने को कहा गया है। इसमें नदियों के जल के बेहतर उपयोग के साथ ही झील, तालाब, पोखर जैसे जल निकायों को पुनर्जीवित करना, वहीं पर भूजल स्तर को बढ़ाने के को लेकर के सबसे ज्यादा काम करने वालों पर जोर देने की बातें कही गई है। जो आपको बता दें कि मानसून के दौरान वर्षा जल के नालों में बहकर के बर्बाद होने से बेहतर उसे जल निकायों और फिर भूजल के रूप में परिवर्तन करने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में खनन विभाग के नाक के नीचे ही बालू घाटों पर सीसीटीवी को बंद करके धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। इसकी पुष्टि खुद विभाग ने जांच के बाद की है, जब कई बालू घाटों पर लगाए गए सीसीटीवी को बंद पाया गया, जिसके बाद अब भोजपुर, पटना सहित बिहार के 12 जिलों में 42 घाटों पर खनन कार्य पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जब बिहार में पहली बार राज्य मुख्यालय से इस तरह की कार्रवाई होने के बाद लापरवाही करने वाले बालू घाट ठेकेदारों में हरकत मच गया है। राज्य मुख्यालय से हुई कार्रवाई के अनुसार इन सभी बालू घाटों पर 5 जून की दोपहर जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। इसकी जानकारी विभागीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग के सचिव ने पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण समेत 12 जिलों में 42 घाटों पर तत्काल प्रभाव से ई चालान सीसीटीवी कैमरा चालू होने तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। जय एनडीए घटक दलों की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। भाजपा के राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, वहीं पर अमित शाह ने इसके नाम का अनुमोदन दिया। जय एनडीए के प्रमुख घटक दलों टीडीपी और फिर जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है। इस दौरान लोजपा रामविलास चीफ चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर भी तारीफ की है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं सभी सांसदों का स्वागत करता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूँ। आपके भीतर की इच्छा शक्ति की वजह से ही एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। लगातार तीसरी बार आपके नेतृत्व में जीत मिली है। आपकी वजह से आज हम दुनिया में कहते हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये देन आपकी है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता को आप यानी कि पीएम पर विश्वास है। आप ही देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी आपको एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन देती है। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने यह कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा रहा है। यह देश और फिर करोड़ों देशवासियों को अंधेरे से बाहर निकालने की एकमात्र उम्मीद आप ही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद एनडीए के सांसदों और फिर बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। जब पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम पराजित होने लोगों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। पीएम मोदी ने कहा कि हम विजय को पहचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय के गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने का हमारा संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का अपहास करने का विकृति हम नहीं पालते हैं। ये हमारे संस्कार है। पीएम मोदी ने कहा है कि आप किसी बालक से पूछो कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार किसकी थी तो वे बोलेगा एनडीए, या नीतीश के बाद सरकार किसकी है तो वे बोलेगा एनडीए। तो फिर हारे कहां से है भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए है और आगे भी एनडीए ही रहेगी। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। अगर मैं 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों को जोड़ूं तो 3 चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उतनी सीटें तो हमें इस चुनाव में मिले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए के सांसदों और फिर बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। जब पीएम मोदी ने इस दौरान ईवीएम को लेकर के विपक्ष की चुटकी ली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को जब नीतीश आ रहे थे तो फिर उस वक्त मैं व्यस्त था। जब फिर मेरे पास फोन आना शुरू हुआ, जब मैंने किसी को पूछा कि आंकड़े तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग यानी कि विपक्ष तय करके बैठे थे कि भारत के लोगों का विश्वास की लोकतंत्र और फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति उठ जाए। जब पीएम मोदी ने कहा कि लगातार इन लोगों ने ईवीएम को गाली दी, मुझे लगा था कि चुनाव नतीजे के बाद ईवीएम की विपक्ष अर्थी निकालेगा, मगर 4 जून के शाम होते होते उनके मुंह पर ताला लग गए। ईवीएम ने इनको चुप करा दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये ताकत है भारत के चुनावी तंत्र, चुनाव आयोग की। अब मैं आशा करता हूं कि 5 साल तक अब ईवीएम सुनाई नहीं देगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2029 में शायद ये लोग फिर से ईवीएम को लेकर के नाचना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग के काम में दखल देने के लिए भांति यानी कि तरह तरह के तरीके अपनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। ऐसा करने वालों की एक ही टोली थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बदनाम करने और चुनाव आयोग को काम करने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया।
दोस्तों एनडीए घटक दलों की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पांव छूकर के आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने जदयू का पूर्ण समर्थन देने की बात कही। जब उन्होंने कहा कि आज खुशी की बात है कि आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और फिर से होने जा रहे हैं। जदयू को लेकर के चल रही तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हम पूरी तरीके से आपके यानी कि मोदी भाजपा के साथ हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो कुछ भी काम बाकी है वह सब पूरा होगा, ऐसा हमें वो विश्वास है। उन्होंने बिहार को लेकर भी कहा कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में बिहार की सभी मांगों को पूरा करेंगे। जब विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उन लोगों को जितनी सीटें आई है अगली बार ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, बिहार का सब काम हो जाएगा। दोस्तों भारत में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें पीएम मोदी का नाम लेकर के इस्तेमाल करके फ्री रिचार्ज देने का वादा किया जा रहा था। जब व्हाट्सएप पर ये मैसेज आया था, शायद आपको भी आया होगा। जब साइबर ठग आजकल भोले भाले लोगों को चूना लगाने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं वे फेक रिचार्ज का सहारा लेते हैं तो फिर कई बार फेक पार्सल में नशीला पदार्थ का हवाला देकर के डराते और धमकाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार वे रिटर्न का लालच दे देते हैं, जिसमें शुरुआत में कुछ 1000 रुपए का रिटर्न दे भी देते हैं। यहाँ अब एक बार फिर से फ्री मोबाइल रिचार्ज का मैसेज सामने आया है। व्हाट्सएप पर मिलने वाले इस मैसेज की जब हमने पड़ताल की तो फिर सबसे पहले हमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के एक्स अकाउंट पर एक साल का पोस्ट मिला है, जिसमें उन्होंने स्कैम से सावधान रहने को कहा और उसमें भी एक फेक रिचार्ज की बात कही गई है। व्हाट्सएप पर हमें जो मैसेज मिला है उसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में बीजेपी पार्टी ने सभी भारतीय यूजर्स को 599 रुपए का 3 महीने का फ्री वाला रिचार्ज देने का वादा किया है। तो अभी नीचे काले या फिर नीले रंग के बटन पर लिंक पर क्लिक करके अपने नंबर पर रिचार्ज कर लें। ये चीज लिखा हुआ रहता है। वहीं पर इसके बाद जब हमें मिले मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो फिर वहां एक वेबसाइट ओपन हुई। इस वेबसाइट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रिचार्ज ऑफर चेक करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद एक बॉक्स ओपन होता है जहां पर फोन नंबर एंटर करने को कहता है। इसके बाद रिचार्ज वाला बटन पर क्लिक करने को कहता है। इसके अलावा कुछ कमेंट भी किए गए हैं जिसमें धन्यवाद और आई गॉट फ्री रिचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो ऐसे मैसेज लोगों को धोखा देने के लिए भी हो सकते हैं। हालांकि हमने इस प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं किया है और आपको भी इस तरीके के मामले से सावधान रहने चाहिए। हम भी आपको सलाह देते हैं कि आप सावधान रहें, क्योंकि इस तरीके के मामले से आप फंस सकते हैं। आपकी गाड़ी कमाई बर्बाद हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल द्वारा तरह तरह के भ्रामक मैसेज देकर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस चंगुल से बचें। आपके पास भी अगर मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पर तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी भी जमीन के दस्तावेज में डिजिटलाइजेशन के दौरान गलती हुई है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रजिस्टर 2 यानी कि जमीन के दस्तावेज में हुई गलतियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस पोर्टल के जरिए दस्तावेजों में हुई गलतियां जैसे कि नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं लगान में घर बैठे ऑनलाइन सुधार की व्यवस्था की गई है। जब परिमार्जन प्लस पोर्टल पर मिसिंग एंट्री को भी दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था के तहत रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई गलतियां, डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी की गलती या फिर प्रविशिष्ट का न होना एवं लगान संबंधित विवरण में सुधार करवाने का मौका दिया गया है। जब सुधार करवाने के लिए प्रक्रिया सरल होने से रैयत को काफी फायदा मिलेगा और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बिहार पोर्टल भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर सबसे पहले जाकर के रजिस्टर करके लॉगिन पर आवेदन करना होगा। फिर पहले परिमार्जन मेन्यू पर और उसके बाद डिजिटाइड जमाबंदी पर क्लिक करके पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद अपने नाम, पता, पिता का नाम, खाता, खेसर, चौहद्दी एवं लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा। दोस्तों भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी स्टार, गायक और एक्टर पवन सिंह इस बार सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसकी वजह है उनका दूसरी बार शादी करना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम करके वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह किसी की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन है। हाल ही में पवन सिंह को बिहार के काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां इस वजह से वे चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन अब वे अपनी शादी को लेकर के खबरों में आ गए हैं। जी हाल ही में ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। साथ में ही कैप्शन में लिखा है कि
जान और साथ हार्ट इमोजी भी लगाया है। ज्योति और फिर कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर फैली हुई थी। हालांकि कपल ने इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन अब इसी बीच पवन सिंह ने अपनी पत्नी की दोबारा मांग भरा, जब फिर अपनी पत्नी को गले लगाया। ऐसा करके एक्टर ने इन सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। अब जैसे ही दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। दोस्तों, बिहार के हाजीपुरिया केला काफी ज्यादा फेमस है। आपको बता दूं कि बिहार में हीट वेव ने केला किसानों को बर्बाद कर दिया है, नुकसान कर दिया है। इस फल की खेती पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के हाजीपुर और कोसी क्षेत्र की पहचान केले के उत्पादक के रूप में होती है। इन इलाकों में लंबे और फिर बौने दोनों प्रजाति के केले की खेती की जाती है। हाल के वर्षों में हीट वेव और फिर भीषण गर्मी ने केले की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जब वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कई वर्षों से हीट वेव की यानी कि लू की साल दर साल बढ़ती आवृत्ति और फिर तीव्रता विशेष रूप से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान केले की खेती के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक तापमान केले की वृद्धि और फिर विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्तों, नीतीश कुमार की चर्चा अभी भले ही केंद्र की मोदी सरकार 3.0 के गठन की किंग मेकर के रूप में हो रही हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर के आया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान है। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी खुद को बड़े भाई के रूप में देख रही थी और जनवरी 2024 में जब वो महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में लौटे तो फिर ऐसा लग रहा था कि उनका कद बहुत ही छोटा कर दिया गया हो। लेकिन बीजेपी नेता की बात से तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से बड़े भाई की भूमिका हासिल कर चुके हैं। कोई भी ऐसा मौका देखने को नहीं मिल रहा था जब नीतीश कुमार के मुंह से एक खास बात सुनने को ना मिल रहा हो कि चले गए थे अब कहीं नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने एक चीज का चुनाव से पहले ही इंतजाम कर लिया था कि लोकसभा सीटों के नाम पर कोई भी समझौता नहीं किए, चाहे वो नीतीश कुमार का दबाव हो या फिर बीजेपी की मजबूरी। एनडीए में जेडीयू के हिस्से में बीजेपी को 16 सीटें देनी पड़ी, जहाँ बीजेपी खुद 17 सीटों पर लड़ी लेकिन जीत बराबरी पर रही। जब दोनों को 12-12 लोकसभा सीटें ही मिली। इस चुनाव नतीजों ने एक झटके में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में समीकरण बदल दिए। वे डील भी नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं थी, लेकिन अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए जेडीयू नेता ने नीतीश के नेतृत्व में अपनी बात मनवा ली है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को सीआरएसएफ जवान कुलविंदर कौर द्वारा मारे गए थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां भी सामने आ गई है। यह हसीन जहां ने कुलविंदर की प्रशंसा की और साथ ही कंगना रनौत को गलत टिप्पणियों से बचने की सलाह दी, हिदायत दी। हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके लिखा कि मैं कंगना जी की फैन हूँ, लेकिन उनका गलत टिप्पणी को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। गलत बात को मैं गलत ही कहूंगी। अल्लाह से दुआ करती हूं कि शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शनकारी महिलाओं पर जिन लोगों ने गलत शब्द का प्रयोग और गलत टिप्पणी की थी उन लोगों को भी सबक मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। दोस्तों, अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत को हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआरएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने सरेआम थप्पड़ मार दिया था। ऐसे में कई लोग थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल की आलोचना कर रहे हैं। वहीं पर बॉलीवुड कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी उसके सपोर्ट में उतर गई है। जी हाँ, उसके सपोर्ट में उतर आए हैं। उनका कहना है कि अगर सीआईएसएफ महिला के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वे उसके लिए नौकरी सुनिश्चित कर रहे हैं, यानी कि उसको नौकरी देंगे। जब विशाल ददलानी ने वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा है कि मैं कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं सीआईएसएफ कर्मियों के गुस्से की जरूरत को पूरी तरीके से समझता हूं। अगर सीआईएसएफ द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अगर वो इसे स्वीकार करना चाहें तो फिर उसके लिए एक नौकरी का इंतजार कर रही है। अगर सीआईएसएफ द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अगर वो इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक नौकरी इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इसके साथ ही कांस्टेबल कुलविंदर कौर के निबंधन की रिपोर्ट शेयर करते हुए विशाल ने लिखा कि दुगाना के पक्ष के लोग अगर उन्होंने कहा होता कि आपकी माँ 100 रुपए में अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे। वहीं उन्होंने अगले पोस्ट में लिखा है कि फिर से अगर कुलविंदर कौर को ड्यूटी से हटा दिया जाता है तो कोई उन्हें मुझसे कांटेक्ट कराए और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें एक नौकरी मिले। या कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
दोस्तों बिहार के मदरसों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी मदरसों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने का फैसला किया है। मदरसों के मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी बिहार में मदरसा शिक्षा की वर्तमान संरचना का अध्ययन करके उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने एवं विज्ञान, मानविकी समेत अन्य आधुनिक विषयों में शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ करने के साथ साथ विभिन्न व्यावसायिक विषयों को भी शामिल करने के लिए सरकार से अनुशंसा करेगी। यह कमेटी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम जारी करने की भी सिफारिश करेगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से कमेटी गठित किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर इम्तियाज अहमद करीमी बनाया गया है। जहां डॉक्टर करीमी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों बिहार सरकार 10 लाख रुपए देने जा रही है। जहां अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी बिजनेस करने के लिए। आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है। इसके लिए आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगे। जहाँ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक होगी। जब विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। जहां आवेदन पोर्टल 1 से 31 जुलाई 2024 तक खुला रहेगा। इच्छुक व्यक्ति इस बीच आवेदन कर सकते हैं। जहां इससे पहले जरूरी कागजात तैयार कर ले। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता है। इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसमें 50% अनुदान और फिर 50% ब्याज रहित ऋण मिलता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक करीब 38,000 युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को उद्यम लगाने के लिए राशि दी जा चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया जुलाई में ही शुरू कर दी गई है। उद्यमी योजना 2023-24 की प्रक्रिया 2023 सितंबर माह से शुरू होकर के दिसंबर तक चली थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदनकर्ता का बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। ये राशि कोई उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है। आपको बता दूं कि आवेदन को राशि मिलने के बाद आसान किस्तों में इसे वापस करना होता है। आपको बता दूं कि आवेदक को राशि मिलने के बाद आसान किस्तों में इसे वापस करना होता है। हालांकि सरकार इसमें 50% अनुदान भी देती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाथ नहीं मिलाने पर सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रोल हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वे अभी एनडीए के साथ है, लेकिन कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि उनका अतीत ही कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल संसद भवन में शुक्रवार को एनडीए के सांसदों की बैठक थी। इस बैठक के दौरान जब शिवराज सिंह चौहान नीतीश कुमार के पास हाथ मिलाने के लिए पहुंचे तो फिर उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हाथ जोड़ लिए। जब शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी बार फिर से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार ने हाथ नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है और फिर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जब लोगों का कहना है कि जब सरकार में आपकी ताकत बढ़ जाती है तो फिर आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जब दूसरी यूजर ने लिखा है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक ड्रामा होने वाला है इसके लिए तैयार रहें। तीसरे यूजर ने लिखा कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में घटक दल के नेताओं और फिर भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के उस वादे का भी जिक्र किया जिसमें कांग्रेस पार्टी 4 जून के बाद लोगों को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये लोग कितना झूठ बोलते रहे हैं। आप देखिए, जब चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिकों को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी है कि ये देंगे और फिर वो देंगे, 2 दिन में से ही मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग लाइन लगा करके खड़ा है कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपए कहाँ है, लाओ, दो मांग रहे हैं लोग। यानी कि आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा धूल झोंका है कि वे बेचारे सामान्य नागरिक मान करके चल रहा था कि हाँ भाई 4 जून के बाद 1 लाख रुपए मिल जाएगा। इसलिए वो जाकर के खड़ा रह गया। अब उसे धक्का मारा जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा है कि अब इस प्रकार का चुनाव देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है और कभी देश ऐसी हरकतों को नहीं भूलता है या नहीं कभी माफ करता है। साथ ही हमारे लिए संतोष की बात है कि हम कमिटमेंट से काम करते हैं। 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दूं कि कर्नाटक समेत कई राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। जब कांग्रेस के जीतने के अगले ही दिन कर्नाटक के कई शहरों के डाकघरों में महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई दिखी। लखनऊ में भी ऐसे ही नजारा देखने को मिला। खास करके मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी हुई देखी गई। पोस्ट ऑफिस और फिर कांग्रेस कार्यालय के बाहर
लाइन में लगी महिलाओं का कहना है कि वे खाता खुलवाने के लिए फॉर्म लेने आई है, यह ताकि कांग्रेस के वादे के मुताबिक उसके खाते में हर महीने 8,000 रुपए आने लगे। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई है। जी हाँ, ये बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और अन्य दलों के नेताओं के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद भाग लिए। आपको बता दूं कि इस बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे पर लगाया। इसके बाद वे नायडू और नीतीश कुमार से मिले। इस दौरान इन तीनों नेताओं की गर्मजोशी देखने लायक थी। अब बैठक में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो फिर वहां मौजूद नेताओं ने मोदी मोदी और स्वागत है भाई स्वागत है कि जय घोष से उनका स्वागत किया गया। जब पीएम मोदी के सम्मान में वहां पर मौजूद नेताओं ने अपनी जगह से खड़े होकर के उनका स्वागत किया। केंद्रीय कक्ष में पहुंच करके नरेंद्र मोदी ने टीडीपी नेता, आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बार के चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी, जनसेना और फिर टीडीपी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 3, जनसेना ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। वहीं पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पर बिहार में बीजेपी की सहयोगी लोजपा ने 5 और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 सीट जीती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेताओं के पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम समर्थन करता हूँ। एक ही बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम उस वंश के लोग हैं जिसने 24 साल तक छेनी हथौड़ी लेकर के पर्वत को काटा। उसी परिवार के हम हैं। यह इसी आधार पर आश्वस्त करते हैं कि हर हाल में नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ रहेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया कि मोदी सहित अन्य दलों के नेताओं ने अपनी हंसी रोक नहीं पाई। या सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एतवार के हूँ, हम तो चाहते हैं कि आज ही कर लीजिए मोदी जी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज आपके नाम का प्रस्ताव पर सभी ने समर्थन दिया है। जब पहले जानकारी मिली कि शनिवार को पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन एतवार को अब शपथ ग्रहण होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप एतवार को पीएम पद की शपथ लेंगे, हम आपके साथ है। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी पार्टी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मोदी जी ने पूरे देश की सेवा की है। पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है वो इस बार पूरा कर लेंगे। हम पूरे दिन इनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लंबित काम पूरा किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और हम सभी आपके साथ मिलकर के काम करेंगे, या हम सभी आपके नेतृत्व में मिलकर के काम करेंगे। नीतीश कुमार मजाक में कहा कि इस बार कुछ लोग कुछ सीट जीत करके आए हैं, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि अगली बार ये सबके सब हारेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और हम सभी आपके साथ हैं, साथ मिलकर के काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद स्पेशल राज्य और स्पेशल स्टेटस का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज? नहीं पता है तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर स्पेशल राज्य में क्या होता है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एक राज्य को क्या बेनिफिट मिलता है और इससे कितना विकास हो पाता है। हम आपको स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज के बारे में भी बताने जाने हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के बहुमत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। जब भाजपा और फिर एनडीए के घटक दलों के सांसद उनको लोकसभा में अपना नेता चुनेंगे। इससे पहले एनडीए के घटक दलों ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है। एनडीए के 2 प्रमुख दलों ने अपने अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का आलाप शुरू कर दिया है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्य के मुख्यमंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं पर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करते आ रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज।
पैकेज, इसके मिलने पर राज्य को क्या क्या फायदे होते हैं, आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आखिर स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद यानी कि 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए राज्य को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इसी तरीके से संविधान का अनुच्छेद 371 है, जहाँ इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि 371 का दर्जा मिल जाता है तो कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। साल 1971 में पहली बार 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसका आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और फिर भौगोलिक पिछड़ापन था। जब विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, या जनजातीय आबादी, पहाड़ी या फिर दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रकृति प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करके उनकी विरासत और फिर स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था, जहां इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्य को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्तीय वर्ष में पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाती थी तो फिर वे अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। अमूमन किसी एक वित्तीय वर्ष में जारी राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्य को कर्ज स्वीपिंग स्कीम और फिर कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इन सब का उद्देश्य ऐसे राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता है। इनके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को कर में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और फिर कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य के जो धनराशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इस 10% राशि भी ब्याज नहीं हो सकता है। फिलहाल देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसमें उत्तर पूर्व के भी 6 राज्य हैं। आर्टिकल 371 में नागालैंड के लिए ये खास प्रावधान किया गया है कि वहाँ की धार्मिक, सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक कानून और नागा कानून के अनुसार दीवानी और फिर फौजदारी से जुड़े फैसलों, जमीन और फिर अन्य संसाधनों के हक और फिर ट्रांसफर के संदर्भ में भारतीय संसद की कोई कार्रवाई लागू नहीं होती है। वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी इसी के जरिए विभिन्न विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 के जरिए ही महाराष्ट्र के विदर्भ और फिर मराठावाड़ा क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र और फिर कच्छ के लिए अलग विकास वार्डों के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।